भूगोल में पिछली कक्षा में हमने वायुमंडलीय परिसंचरण के बारे में पढ़ लिया था। हमने ये अच्छे से समझ लिया है कि पृथ्वी पर जो हवाएं चलती हैं, जो नियतवाही पवनें हैं, वो किस प्रकार से चलती हैं और किस प्रकार से वो वायुदाब पेटियां हैं, जो 7 प्रकार की टोटल वायुदाब पेटियां हैं, उनके आधार पर कैसे जो 6 प्रकार की नियतवाही पवनें हैं वो कंट्रोल होती हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो वायु राशियों को लेकर के है। वायु राशि यानी कि एयर मासेस। अब वायु राशि पढ़ना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इसको लिए अलग से चैप्टर बनाया गया है, उसका कारण ये है कि ये इनके बिना पढ़े आप जो है बाद में जो मानसून या फिर वाताग्र, ये जो चैप्टर हैं, या फिर आपके चक्रवात, इन चैप्टर को आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इन चैप्टर्स में इनके यूज होते रहते हैं वायु राशियों के। इसलिए वायु राशियों को पढ़ना आवश्यक है। वायु राशियाँ होती क्या हैं, जैसी बात अगर आप ध्यान से देखें, आपको परिभाषा पता भी ना हो, फिर भी आप अगर ध्यान से देखें तो वायु राशि 2 शब्दों से मिलकर बनी है, एक वायु, दूसरी राशि। मतलब ये है कि ऐसी वायु जिसमें एक लेयर्स हों और कई एक पुंज हों, एक संगठित रूप में कई प्रकार की जो वायु मिल करके चल रही हों, जो एक संगठन हो वायुओं का, तो वो संगठन हम कहेंगे एयर मासेस, यानी कि वायु राशियाँ। एक नॉर्मल जनरल रूप से हम बता रहे हैं। परिभाषा के रूप में आप कैसे लिखेंगे उसको, ऐसा कि वायु राशियाँ जो है हवा के उस विस्तृत और घने भाग को कहते हैं। हमने क्या बताया कि वायु राशियाँ हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत ही घना भाग होगा यहाँ पे, मतलब कई लेयर्स होंगी, पूरे वायु की कई लेयर्स होंगी, उनको हम वायु राशियाँ कहते हैं। तो वायु राशि हवा के उस विस्तृत और घने भाग को कहते हैं जिसमें विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज रूप में तापमान और आर्द्रता संबंधी समानताएं पाई जाती हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी स्थान विशेष की बात करें, अगर हम सपोज करिए हम ध्रुवों की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम मान लीजिए कि पृथ्वी के इस क्षेत्र की बात करें, ध्रुवों की, तो ध्रुवों पे क्या होगा कि वहाँ पर एक धरातल से, मान लीजिए ये हमारा धरातल है, तो इस धरातल से कुछ ऊपर देख कर, अगर कुछ धरातल से मान लो कोई डिस्टेंस है यहाँ पे, मान लो कि ये डिस्टेंस है 50 मीटर की, तो इस डिस्टेंस पर जो हवाएं, ये हवाओं की लेयर्स बनी होगी, मान लीजिए देखिए इतनी लेयर्स बनी है, मान लीजिए ये, तो ये लेयर्स जो है अगर ज़्यादा समय तक ये हवाएं इस क्षेत्र में बनी रहीं, मतलब इस जो जो जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, ध्रुवीय क्षेत्र की, वहाँ पर ये हवाएं ज़्यादा देर तक, दिन तक बनी रहीं लेयर्स के रूप में, तो उन्हें हम एयर मासेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा दिन तक यहाँ पे ये बनी रहेंगी तो ये जो इस धरातल की जो क्वालिटी है, मतलब अगर ये ध्रुवीय क्षेत्र है तो ये ठंडी वाली क्वालिटी, और अगर मान लीजिए भूमध्य रेखीय प्रदेश है तो वहाँ पे गर्म क्वालिटी, मतलब गर्म जो है, जो उनकी अवस्था है वो अपना लेती है। तो ये आर्द्रता और तापमान की जो परिस्थितियाँ हैं उनको क्या करती है, वो एयर मासेस जो हैं उनको अपना लेती हैं, तो इसीलिए उनका नाम जो है हम वायु राशियाँ एयर मासेस कहते हैं। इनका विस्तार जो है बहुत ही अधिक होता है, मतलब बहुत ही विस्तृत रूप से, मतलब हजारों किलोमीटर, मतलब हमने क्या कहा, हजारों किलोमीटर से भी ज़्यादा इनका विस्तार होता है, क्योंकि ये विस्तृत भूभाग पे पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे से भूभाग को आप इनका स्टडी कर लोगे, नहीं, ये पूरे विस्तृत भूभाग, मतलब आप ध्रुवीय प्रदेश की बात कर रहे हैं तो आप पूरे लगभग दो आधे, मतलब ऊपर के जो ग्लोब है उस पूरे 90 डिग्री अक्षांश की बात कर सकते हो आप, मतलब कई हजार किलोमीटर जो है इनका विस्तार पाया जाता है। और उसमें सबसे बड़ी बात नोट करने वाली क्या होती है कि इतने बड़े क्षेत्र, मतलब विस्तार के बाद भी अगर आप उनमें स्टडी करना चाहो, तापमान या आर्द्रता की स्टडी करना चाहो, क्योंकि कई लेयर्स होती हैं, तो आप मान लो स्टडी करना चाहो इन लेयर्स के बारे में, तो आप मतलब 200-300 किलोमीटर तक चले जाओगे आप, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता का अंतर नहीं पाया जाएगा आप। मतलब ये क्या करती हैं कि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, जो वायुमंडलीय परिस्थितियाँ कह लो या धरातलीय परिस्थितियाँ कह लो, उनको अपने में आत्मसात कर लेती हैं। तो आत्मसात करने के कारण आप 150-200 किलोमीटर तक भी जाओगे ना, तो आपको उसमें काफ़ी अंतर जो है, तापमान या आर्द्रता में काफ़ी अंतर नहीं मिलेगा। ये वायु राशियों की क्वालिटी होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ जानने वाली बात है कि वायु राशियाँ उत्पन्न कहाँ से होती हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है। तो उनकी 2 दशाएं होनी चाहिए, ऐसा आगे हम बताएंगे, लेकिन उत्पत्ति होती कहाँ है इसके पहले आप एक बात जान लो कि इसके लिए मतलब समांग जो है वातावरण होना चाहिए। समांग वातावरण का मतलब क्या होता है, या तो धरातल हो और या फिर समुद्र हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जो विषमांग धरातल, मतलब धरातल भी है वहाँ पे, समुद्र भी है, नहीं, ऐसा नहीं हो जाए। एक विस्तृत भूभाग में वहाँ पे या तो पूरी की पूरी धरातल होनी चाहिए और या फिर वहाँ पे पूरी का पूरा समुद्र होना चाहिए।
तब जाकर के वायुराशियों का निर्माण होगा। क्योंकि अगर विषमांग परिस्थितियाँ मिलेंगी तो वायुराशियाँ ज़्यादा दिन तक वहाँ पे नहीं इकट्ठा रह पाएंगी, और अगर नहीं इकट्ठा रह पाएंगी तो फिर क्या होगा, फिर वायुराशियों की कल्पना कर ही नहीं सकते हम। तो इसलिए पहली कंडीशन क्या हो गई कि यहाँ पे धरातल क्या हो, समांगी हो और विस्तृत हो। समांगी धरातल का मतलब समझिए आप लोग, समांगी धरातल का मतलब होता है या तो वहाँ पे पृथ्वी हो, जमीन हो, मतलब पूरी तरीके से जमीन बिछी हुई हो, जैसे ध्रुवों की बात करें पूरी ध्रुवों पे जमीन बिछी हुई है, और या महासागरों की बात करें यहाँ पे पूरे के पूरे जल हो। ऐसा नहीं हो कि बीच में महासागर भी आ गए, उस थोड़ी दूर पे जल भी हो, ऐसा नहीं होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, क्षेत्र जो है या तो ध्रुवीय होगा या उष्णकटिबंधीय होगा। ये दो कंडीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब कहना ये है कि अगर हम एक ग्लोब है हमारा, और यहाँ पे हम ध्रुव है ये दोनों तरफ, और यहाँ पे भूमध्य रेखा है, तो वायु राशि या तो यहाँ डेवलप होगी और या फिर ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव पर। मतलब बीच में ये क्षेत्र जो होते हैं ना, यहाँ पर वायु राशियों का ओरिजिन नहीं होती, उत्पत्ति नहीं होती। यहाँ पे वायु राशियाँ आके मिलती हैं, मतलब यहाँ वाली वायु राशि जो आगे बढ़ेगी नीचे की तरफ, और ये वाली वायु राशि ऊपर की तरफ जाएगी। तो इन क्षेत्रों में वायु राशियों का मिलन होता है। जबकि उत्पत्ति कहाँ होती है, उत्पत्ति या तो ध्रुवों पर होगी और या फिर भूमध्य रेखा पर। मतलब या तो जलवायु उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए और या फिर ध्रुवीय कटिबंध होना चाहिए। बाकी बीच में जो है उपोष्ण कटिबंध जो होता है, वहाँ पर जो है इनका मिलन होता है। मतलब यहाँ पे दोनों वायु राशियाँ आकर के दोनों तरफ से मिलती हैं, न कि यहाँ पे उत्पत्ति होती है। अब ये तो आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि इनका वर्गीकरण, मतलब इनको कितने भागों में बांटा गया है। कोई भी चीज़ हो तो उसको हम पढ़ते हैं तो उसका वर्गीकरण जरूर पढ़ते हैं हम, ताकि ये मालूम चल सके कि किस प्रकार से उनको हम डिवाइड करते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो वर्गीकरण के रूप में अगर आप पढ़ेंगे तो अभी ऊपर हमने बताया आप लोगों को कि वायु राशियाँ या तो उष्णकटिबंध में जन्म लेती हैं या ध्रुवीय कटिबंध में जन्म लेती हैं, तो इसलिए उनका नाम भी पड़ गया उष्णकटिबंधीय वायु राशि और ध्रुवीय वायु राशि। उष्णकटिबंधीय वायु राशि को हम टी से डिनोट करते हैं। टी मतलब ट्रॉपिकल, ठीक है, टी मतलब ट्रॉपिकल, और ध्रुवीय यानी कि पी मतलब पोलर। तो उष्णकटिबंधीय वायु राशि को टी से और ध्रुवीय कटिबंधीय वायु राशि को पी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जो है इनके भी वर्गीकरण है आगे, मतलब मेन वर्गीकरण क्या हो गए, दो वर्गीकरण हो गए मेन। अब इन दोनों के भी दो वर्गीकरण है। कौन कौन से, एक तो महाद्वीपी और एक महासागरी। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि धरातल क्या होना चाहिए, या तो महाद्वीप हो या फिर महासागर हो। ऐसा नहीं हो कि बीच बीच में जो है, बीच में कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पे थोड़ा सा महाद्वीप बन गया और वहीं पास में महासागर भी है, तो ऐसे जगहों पे वायु राशियों का निर्माण नहीं होगा। तो इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपीय वायु राशियाँ भी बनेंगी और महासागरीय वायु राशियाँ भी। वैसे ही ध्रुवीय वायु राशियाँ भी जो हैं महाद्वीपीय और महासागरीय होंगी। तो इसलिए इनको सी और एम, इसको सी और एम। देखिए टी तो यही हो गया, सी मतलब कॉन्टिनेंटल, एम मतलब मरीन। ये क्लासिफिकेशन है, इनके नाम वैज्ञानिकों ने दिए हुए हैं, इसलिए हम इसको ये नहीं सोच सकते कि एम क्यों डिनोट कर रहे हैं, क्या है वो, तो हम जो उन्होंने दिया वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसका कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि महासागरी को आपने एम क्यों लिखा, ओशन क्यों नहीं लिखा, है ना। इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर मत जाइएगा आप। तो ये सी हो गई महाद्वीपीय कौन सी, उष्णकटिबंधीय, एम हो गई महासागरीय उष्णकटिबंधीय, सी हो गई महाद्वीपीय ध्रुवीय, और एम हो गई महाद्वीपीय महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है कि अभी आगे एक और क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, गर्म वायु राशि और ठंडी वायु राशि। मतलब अभी तो हमने क्लासिफिकेशन नॉर्मली हमने पढ़ लिया, जो ये मुख्य प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं चार हुई है। ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है, ये आपको याद होने चाहिए। ये चार हो गए। हालांकि टोटल इनकी क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो 16 होते हैं टोटल। कैसे होंगे कि उसमें अभी तो हमने नॉर्मली क्लासिफिकेशन पढ़ा है क्षेत्र के हिसाब से, अब हम ताप के हिसाब से पढ़ेंगे कि भाई ये भी तो हो सकता है कि वायु राशियाँ गर्म भी हों ठंडी भी हों। तो वायु राशियाँ के गर्म और ठंडे होने का कारण ये नहीं होता कि वायु जो है वहाँ वो वायु बहुत गर्म है या वायु बहुत ठंडी है, नहीं। जो गर्म और ठंडी का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो एक सापेक्ष क्लासिफिकेशन है। सापेक्ष क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब किसी भी चीज़ की कल्पना करेंगे हम और उसके सापेक्ष हम निकालेंगे कि उसके सापेक्ष व्यक्ति कितना है। मतलब अगर हम मान लीजिए हमने बोला कि सपोज करिए कि मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, ठीक है। हमने कह दिया कि मैं हाइट में बढ़ा हूँ, तो मैं हाइट में बढ़ा हूँ तो किससे बढ़ा हूँ, आपको सापेक्ष बताना पड़ेगा ना, किसी ना किसी व्यक्ति से। भाई इस व्यक्ति से मैं बढ़ा हूँ, हो सकता है कि कोई और व्यक्ति हो जो 5 फुट 11 इंच का हो, वो मुझसे बड़ा हो सकता है। तो हमें क्या एक सापेक्ष रूप से निकालते हैं यहाँ पे। मतलब ये है कि जिस क्षेत्र में वायु राशि पाई जाती है, मान लो ये धरातल है, हम ओशन की बात नहीं कर रहे, मान लो नॉर्मली धरातल की बात कर रहे हैं।
यहाँ धरातल है, ये धरातल का टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो इसके ऊपर जो वायु राशि विकसित हुई है उसका टेम्परेचर सपोज करो 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड केवल अगर बात की जाए तो आप तो कहेंगे बहुत गर्म है, क्योंकि 48 बहुत गर्म होता है। लेकिन अगर इस धरातल से तुलना करें हम 50 और 48 का, तो हम क्या कहेंगे, इस धरातल के अपेक्षाकृत ये वायु राशि ठंडी है। तो गर्म और ठंडी का जो क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार किया गया है कि जिस धरातल पर वायु राशि पाई जाती है उस धरातल के सापेक्ष उस वायु राशि का टेम्परेचर कितना है। तो अगर उस धरातल के सापेक्ष वायु राशि का टेम्परेचर कम है तो उसे हम कहते हैं ठंडी वायु राशि। और अगर कहीं ऐसा हो गया कि धरातल का टेम्परेचर है 50 और वायु राशि जो डेवलप यहाँ पे हुई है उसका टेम्परेचर है 52, तो हम क्या कहेंगे कि ये गर्म वायु राशि है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन है, आपको ये माइंड में रखना चाहिए, नहीं तो बार बार कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। तो वायु राशि का वर्गीकरण जैसे हमने बताया था, एक अब यहाँ पे क्योंकि देखो वर्गीकरण कह सकते हैं, परिवर्तन हमने इसलिए लिखा है यहाँ पे शब्द क्योंकि वायु राशि एक बार उत्पत्ति होगी उनकी महासागरों या महाद्वीपों पे। तो वायु राशियाँ फिर मैंने क्या बताया, ये ग्लोब बना के बताया था ना मैंने आपको कि ध्रुवी है और ये उष्णकटिबंध है, ये ध्रुव है। तो ध्रुव से वायु राशि उष्णकटिबंध की ओर चलेगी और उष्णकटिबंध से ध्रुवों की ओर चलेगी, ये ऐसे वायु राशियाँ चलेंगी। तो जब आगे बढ़ेंगी ये वायु राशियाँ तो फिर जा करके इनमें जो है परिवर्तन आते रहते हैं, तब जा करके इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि आगे बढ़ने के बाद फिर ये कितने प्रकार से डिवाइड हो जाती हैं। तो उसमें से कौन कौन सी है, पहला उष्मागतिक है और दूसरा यांत्रिक रूप से है। तो उष्मागतिक रूप से क्या क्या है, ठंडी वायु राशि जैसे हम के से डिनोट करते हैं, और गर्म वायु राशि को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और यांत्रिक क्लासिफिकेशन में क्या है, स्थिर वायु राशि और अस्थिर वायु राशि। इसके बारे में अभी हम समझते हैं कि स्थिर वायु राशि क्या होती है। देखिए ठंडी और गर्म के बारे में आप समझ चुके हैं, अब स्थिर और अस्थिर वायु राशि क्या होती है, स्टेबल और अनस्टेबल वायु राशि, इसके बारे में हम आगे समझते हैं। देखिए स्थिर और अस्थिर की कल्पना आप कैसे करेंगे, हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, केवल नॉर्मली आप समझिए। स्थिर और अस्थिर के बारे में बात करें तो अगर वायु राशि ऊपर से नीचे आकर के बैठ रही है, ये धरातल है, यहाँ पर अगर वायु राशि ऊपर से नीचे आकर के बैठ रही है तो उसे हम स्टेबल वायु राशि कहते हैं। और अगर वायु राशि ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ आगे बढ़ रही है तो उसे हम कहते हैं अस्थिर वायु राशि। मतलब नीचे से ऊपर उठ रही है अगर तो उसे हम कहते हैं अस्थिर, और ऊपर से नीचे बैठ रही है तो स्थिर। अब ये कंडीशन बनती कब है उसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नीचे से ऊपर वायु के जाने का कारण क्या होता है, अभी हमने जस्ट पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने ITCZ के बारे में कि हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं। मतलब अगर हवाओं का टेम्परेचर ज़्यादा होने लगे तो वायु क्या हो जाएगी, धरातल छोड़ करके ऊपर उठने लगेगी, तो उसे हम अस्थिर वायु राशि कहते हैं। ये कंडीशन कब होगी, तो ये कंडीशन तब होगी जब वायु राशि ऐसे क्षेत्र में पहुँचे जहाँ पर जो धरातल का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो। तो क्या होगा कि वायु राशि का टेम्परेचर तो कम है लेकिन धरातल का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वायु राशि नीचे की वायु राशि वो गर्म होने लगेगी, और गर्म होगी तो वो ऊपर उठ जाएगी। तो क्या होगा वो, इससे क्या होगा, अस्थिर वायु राशि की उत्पत्ति होती है। मतलब धरातल यहाँ पे मान लो ये धरातल है, मान लो यहाँ पे धरातल का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो वायु राशि यहाँ पर पहुँची, ये वायु राशि यहाँ पे आ गई है इस धरातल पे, इसका टेम्परेचर है मान लो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इसका टेम्परेचर, वायु राशि का टेम्परेचर इस धरातल के टेम्परेचर से कम है। तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये वायु राशि जो होगी गर्म होगी। और जब वायु गर्म होती है तो आपको अच्छे से पता है कि वायु क्या होती है, ऊपर उठती है। तो जब वायु ऊपर उठेगी तो क्या होगा, तो फिर वो अस्थिर वायु राशि कही जाएगी। इसके ठीक विपरीत अगर आप कल्पना करो तो क्या कल्पना करोगे आप कि मान लो ये धरातल है और यहाँ का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर कोई वायु ये पहुँची यहाँ पे, ये वायु जो यहाँ पे पहुँची उसका टेम्परेचर मान लो है 45 डिग्री, पहले से ही 45 डिग्री उसका टेम्परेचर है ही, तो फिर क्या होगा, फिर वायु राशि क्या होगी, इस टेम्परेचर के हिसाब से, चूँकि ये ऑलरेडी ये गर्म है तो ये यहाँ पे ठंडी पा करके वायु राशि नीचे बैठने लगेगी, क्योंकि वायु राशि ऑलरेडी गर्म है और इसे नीचे की सतह जो है ठंडी मिली। तो ये दोनों का जब परस्पर मिलन होगा तो क्या होगा, वायु राशि वहाँ पे ठंडी होकर के और नीचे बैठने लगेगी, और इस तरह से स्थिर वायु राशि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ऐसा है आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिए कि अगर कोई गर्म वायु राशि है, सिंपल अगर हम बात करें, अगर कोई गर्म वायु राशि है तो वो क्या होगी, वो बाद में स्थिर वायु राशि में कन्वर्ट होगी। कैसे, गर्म वायु राशि है तो उसका टेम्परेचर, जैसी बात है जिस धरातल पे वो चलती है उसकी अपेक्षा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और धरातल का टेम्परेचर कम होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर मान लीजिए 40 है और यहाँ पे टेम्परेचर 50 है, तो क्या होगा कि जो नीचे की जो सतह होगी उसकी वायु क्या होगी, ये वाली वायु क्या होगी, वो ठंडी होने लगेगी।
तो ठंडी होगी तो वो स्थायित्व आएगा, वो नीचे बैठती जाएगी। और ठीक उल्टा अगर बात करें, अगर टेम्परेचर जो है यहाँ पे ज़्यादा होगा मतलब ठंडी वायु राशि होगी, तो ठंडी वायु राशि की कंडीशन में क्या होगा कि ठंडी वायु राशि का जो टेम्परेचर होता है वो वहाँ के धरातल से कम होता है। मतलब यहाँ पे अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो धरातल जो इसका होगा यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो नीचे की वायु होगी, यहाँ नीचे वाली सतह होगी, वो क्या होगी, गर्म होने लगेगी। जब नीचे वाली सतह गर्म होने लगेगी तो वायु फिर ऊपर उठ जाएगी और इस तरह से फिर क्या होगा, यहाँ पे अस्थायित्व का गुण इनमें आ जाता है। तो ये नॉर्मली गर्म वायु राशि जो होती है वो स्थायी मानी जाती है और जो ठंडी वायु राशि होती है वो अस्थायी मानी जाती है। तो इस प्रकार के टोटल कितने हो गए, 16 प्रकार की। कैसे, 4 तो आपने पहले पढ़ लिए थे और उन चारों को आप इन चारों से कंपेयर करोगे, 1 2 3 4, तो टोटल 4 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 16। तो 16 प्रकार की टोटल वायु राशियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से जो पीछे हमने 4 बताई थी CPMP CTMT, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अब वायु राशियों की उत्पत्ति के बारे में अगर फिगर समझे तो ये पृथ्वी का अनुप्रस्थ काट है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें तो ये हमारी है कौन सी, ये 0 डिग्री है। तो जो व्यापारिक पवनों की पेटी है और ध्रुवी पवनों की पेटी है, इनमें इनका जन्म होता है। यानी कि जो ध्रुवी वायु राशि है, शीतल हमने लिख दिया है, लेकिन इसको कहते हैं हम ध्रुवी वायु राशि, ठीक है ना। क्या कहते हैं, ध्रुवी वायु राशि। तो ध्रुवी वायु राशियों का जन्म ध्रुवी पेटी में होगा और उष्णकटिबंधीय वायु राशियों का जन्म व्यापारिक पेटी, व्यापारिक पवनों की जो पेटी होती है, कौन सी, 0 से लेकर के 30 डिग्री के बीच में। ये 0 हो गया या 30 डिग्री हो गया। तो ये जो पेटी है इनमें होती है ओरिजिन इनका किसका, उष्णकटिबंधीय वायु राशि का। और फिर वायु राशियों का मिलन कहाँ पे होता है, ये क्षेत्र जो है कौन सी, पछुआ पवन की पेटी, जो 30 से 35 डिग्री से 60 से 65 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है वो पछुआ पवन की पेटी है। यहाँ पे अक्षांशों की बात कर रहे हैं तो पछुआ पवन की पेटी में इन दोनों का मिलन होता है। इसीलिए यहाँ पर चूंकि ये ठंडी है यानी शीत, ये गर्म है यानी कि उष्ण, और जब ये दोनों वायु राशियाँ मिलती हैं तो क्या होता है, शीतोष्ण। तो इसीलिए यहाँ पे शीतोष्ण जलवायु भी पाई जाती है। और दूसरा कारण क्या है, यहाँ पे शीतोष्ण चक्रवात भी बनते हैं। किसके कारण, इन्हीं वायु राशियों के कारण। अब वो कैसे, तो बाद में अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि वातागरों का निर्माण होता है और वातागरों के निर्माण के कारण शीतोष्ण चक्रवात यहीं पर जन्म लेते हैं। कहाँ पे, पछुआ पवन की पेटी में, क्योंकि ऊपर से शीत और नीचे से उष्ण वायु राशि आकर के इन्हीं पेटियों में आकर के एक दूसरे से ये मिलती हैं। तो आशा है आप लोगों को, अभी हमने आपको बता दिया कि उष्ण वायु राशि में स्थायित्व कैसे पाया जाता है। क्योंकि उष्ण वायु राशि का टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा अपेक्षाकृत जो उसका धरातल है। तो धरातल में टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर कम होने के कारण जो नीचे का क्षेत्र है जो वो ठंडा होगा और नीचे वायु राशि बैठ जाएगी। और इसका उल्टा होता है क्या, गर्म जो ठंडी वायु राशि है उसमें अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे वातागरों के बारे में, जो कि फ्रॉन्ट्स हैं। फ्रॉन्ट्स को हम चक्रवातों का पालना भी कहते हैं। क्यों कहते हैं और उनका जन्म कैसे होता है और किस तरह से चक्रवात आगे हैं, क्योंकि इसके आगे फ्रॉन्ट के बाद फिर चक्रवात का चैप्टर है। और चक्रवात पढ़ने के बाद फिर हम उसके बाद वर्षा और मानसून के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप जो है वीडियो में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें निश्चित रूप से बताएं, जिससे कि वो दिक्कत आपके सॉल्व कर सकें हम। और ये भी बताएं साथ में कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।